तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री की 3 देशों की विदेशी यात्रा संपन्न हो गई है। इस यात्रा को पूर्ण करके भारत के प्रधानमंत्री अपने स्वदेश वापस लौट आए हैं। साथियों, इस यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार के समझौते किए गए हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को जो व्यक्तिगत सम्मान दिए गए हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, सबसे महत्वपूर्ण इस यात्रा के दौरान एक समझौता है जो भारत और ओमान के बीच किया गया है। इस समझौते को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं और भारत के लहज़े से भारत के लिए कहीं न कहीं कूटनीतिक और राजनीतिक जीत के तौर पर देखी जा रही है। इस प्रकार के समझौते हो जाने से भारत का जो दबदबा है, भारत का जो वर्चस्व है, वो मिडल ईस्ट में कहीं न कहीं और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे और उनकी यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से हुई है। जॉर्डन के बाद वो इथियोपिया और इथियोपिया के बाद ओमान देश की यात्रा उन्होंने की है। साथ ही इसको लेकर के कई प्रकार के हेडलाइंस बने, कई प्रकार के तमाम समाचार एजेंसियों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जब इथियोपिया की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ओमान की राजधानी मस्कट पहुँचते हैं, तो वहाँ के सुल्तान जो हैं, उनके द्वारा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया जाता है। आप इमेजेस में देख सकते हैं, एयरपोर्ट पर उनकी रेड कार्पेट से स्वागत की जाती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले ओमान की वास्तविक स्थिति को आप समझ लीजिए कि जो स्थित है उसकी वास्तव में पूरी दुनिया में वो कहाँ पर है। तो आप बात करें तो मैप में ये अपना प्यारा भारत है साथियों। भारत के जस्ट आप सामने देखेंगे, पश्चिम में जब आप जाएँगे, तो भारत के जस्ट सामने आप देखेंगे, सीधा आपको ओमान देश दिखेगा। साथ ही एक मुस्लिम बहुल देश है और ये फ़ारस की खाड़ी के पास स्थित है, यानी कि जो फ़ारस की खाड़ी जिसे हम गल्फ़ कंट्री कहते हैं, उसके ये मेंबर है। तो ये सामने दिखता है। साथ ही ये भारत के लिए एक अहम है, क्योंकि जो समझौते किए गए हैं और भारत के लिए कहीं न कहीं एक रणनीतिक साझेदार भी है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, आपको बता दें कि भारत के वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ पर आगमन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकताएँ थी और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको देखने के लिए आए हुए थे। वहाँ के जो भारतीय मूल के कलाकार हैं, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं और उनकी कला को भी देखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर की है। साथियों, जो भारत और ओमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैप में आप समझ ही गए होंगे कहाँ पर स्थित है। तो इन दोनों देशों के जो संबंध हैं, वो कोई नए नहीं हैं। इतिहास के बारे में थोड़ा यदि पन्नों को देखें, तो साथियों, भारत और ओमान के संबंध जो है कूटनीतिक नहीं है, यानी कि अभी के जो शुरुआती हैं वो नहीं है, बल्कि इनसे जड़ें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पला बढ़ा। तो इसी प्रकार साथियों, उस समय में जो ओमान है, इसको प्राचीन क्षेत्र में मगध कहा जाता था, यानी कि मगध का क्षेत्र कहलाता था। और ये क्षेत्र 300 ईसा पूर्व आप के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के साथ एक समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में ये जो सभ्यताएँ हैं, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है सिंधु नदी के किनारे, उसी प्रकार से मगध यानी कि जो वर्तमान में ओमान है, वहाँ पर एक मतलब कि सभ्यता विकसित हुई थी। उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। साथियों, पुरातात्विक सबूतों से पता चला है कि इस दौर में, जब मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में, भारत और ओमान के बीच तांबा, पत्थर, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान का व्यापार समुद्री मार्गों से होता था, मतलब प्राचीन काल से ही होता आया है। साथियों, ओमान से तांबा भारत और मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जबकि भारत से कपड़ा और अन्य वस्तुएं वहां पहुंचाई जाती थी। यानी कि भारत और ओमान, चूंकि आप सभी देखते हैं मैप में कि आमने सामने है, तो स्वाभाविक तौर पर व्यापारिक का एक बहुत बड़ा केंद्र रहे होंगे। साथियों, ओमान दुनिया के सबसे पुराने राजतंत्र में से एक है। वहाँ पर इस प्रकार से भारत में लोकतंत्र है, वहाँ पर राजतंत्र है। राजा के द्वारा चलाया जाता है, सुल्तान कहते हैं, और देश में सुल्तान शाही व्यवस्था सदियों से वहाँ चली आ रही है। साथियों, यहाँ का जो शासक है वो सुल्तान होता है और सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी, जिस प्रकार से राजा के पुत्र और उसके बाद संतानें जो आती जाएँगी, वो वहाँ की सुल्तान बनती जाएँगी, तो ऐसे चली आ रही है। और ओमान की जो राजशाही जड़ें हैं, वो 18वीं शताब्दी से जुड़ी मानी जाती हैं, जब अल सईद वंश ने सत्ता सँभाली थी। वर्तमान में जो वहाँ के सुल्तान हैं, वो भी अल सईद वंश से ही संबंध रखते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी को जब वहाँ पहुँचे हैं, तो उनको एक जो ओमान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है, वहाँ के सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठकें की हैं। इस दौरान, जब बैठक के दौरान व्यापार को लेकर के, भारत और ओमान के बीच जो व्यापार है उसको लेकर के समझौतों पर साइन किए गए हैं। साथियों, इस समझौते की बात थे, समझौते के जो पहले से चली आ रही थी, भारत और जो ओमान है, इन देशों को लेकर के समझौते को लेकर के जो एग्रीमेंट बाकी थे, उनको पूरा किया गया है। जिसमें से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टरों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही इसको लेकर के 2023 में बातचीत शुरू हुई थी, तो इसको कंप्लीट किया गया है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। साथ ही एक जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर
कि प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने लगभग 60 देशों से ज़्यादा देशों की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान उन्हें बात करें तो 2014 से लेकर के 29 देशों ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, नवाज चुके हैं। बात करें पिछले मतलब कि 2025 में बात करें, यदि सिर्फ 2025 में 2014 से लेकर के 2025 तक में 29 देशों ने अपने सम्मान दिए हैं। इसके अलावा जो 2025 की बात करें तो 9 देशों ने भारत प्रधानमंत्री को अपने सम्मान से नवाजा है, सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से नवाजा है। एक नज़र इनके बारे में देख लेते हैं। शुरुआत में 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की यात्रा प्रधानमंत्री गए हुए थे, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन, ये सम्मान से नवाजा गया था। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका में मित्र विभूषण सम्मान से नवाजे जाते हैं। इसके बाद साइप्रस में देख सकते हैं आप, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉर्क्यूरियस नाम के सम्मान से ये नवाजे गए हैं। इसके बाद घाना ने 3 जुलाई 2025 को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना नाम के सम्मान से सम्मानित किया था। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में त्रिनाद और टोबैको की यात्रा पर गए हुए थे, तो टोबैगो की यात्रा पर गए हुए तो वहाँ पर उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो सम्मान से सम्मानित किया गया था। ब्राज़ील ने जुलाई में किया था यात्रा मोदी जी ने, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस के नाम के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में नामीबिया जो 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ के सम्मान से। इसके अलावा अभी इसी दौरे में जॉर्डन के बाद जो इथोपिया देश पर पहुँचे हैं, तो इथोपिया के शासक के द्वारा वहाँ पर जो इथोपिया का सबसे बड़ा सम्मान है, ग्रेट ऑनर निसा ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसके बाद 18 दिसंबर को ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है। तो इस प्रकार से एक नज़र हमें बताइए आपको कि किस प्रकार से मोदी जी को पिछले 2025 में 9 देशों ने अपने नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं। साथियों, ये सम्मान ठीक है। इसके बाद बात करें भारत और ओमान के बीच जो समझौते हुए हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ की जा रही हैं, और इसमें कहीं न कहीं भारत और चाइना को जो काउंटर करने की बात कही जा रही है, कि भारत की एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है। साथियों, भारत और ओमान के बीच एक समझौता हुआ है जिसे सीएपीए कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि व्यापक व्यापारिक साझेदार समझौता। साथियों, ये समझौता एक प्रकार का बहुत ही बड़ा समझौता माना जा रहा है, क्योंकि व्यापार को लेकर कई प्रकार के समझौते होते हैं कई देशों के। जैसा कि हमने देखा सुना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, व्यापार करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता होता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगता है। जैसे क्या होता है कि यार कोई सामान आप भारत से ओमान भेज रहे हैं, जैसे हम हाल ही में हमने एक उदाहरण के तौर पर बात करें, तो जिस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ भारत पर लगाए, तो टैरिफ जो भारत के प्रोडक्ट थे, भारत की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका में बेचने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर उनके दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार से भारत भी अमेरिका की वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है। तो इसमें क्या है कि इन टैरिफ से बचने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो एक ये भी समझौता होता है। दूसरा होता है जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साथियों, इस समझौते के तहत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? यदि अंतर को मैं एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूँ, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है साथियों, वो सिर्फ़ व्यापार करने के लिए होता है। जैसे कोई सामान यदि ओमान में जाता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते की बात से वहाँ पर उस सरकार यानी कि ओमान सरकार के द्वारा कोई भी टैरिफ या कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सीएपीए होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है, ये इससे कहीं बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि कई सारी चीज़ों को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं। चाहे भारत के कोई इन्वेस्टर है, वहाँ जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के कोई अ, गुड्स सर्विस सेक्टर में कोई काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई स्टार्टअप वहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता ओमान के द्वारा की जाएगी। तो इसी प्रकार से ओमान की तरफ से यदि कोई आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, निवेशक आते हैं, भारत में निवेश करते हैं, तो उनको कहीं न कहीं और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। तो इस प्रकार के समझौते किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और ऊपर का समझौता माना जाता है और बड़ा समझौता उससे माना जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ साथियों, जो खबरें आ रही हैं कि भारत इस प्रकार के समझौता करे कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, या फिर उसमें कहीं बड़ी जीत मिली है। क्योंकि आप एक बार को समझने का प्रयास करिए, भारत साथियों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इस कॉरिडोर के तहत साथियों भारत अपने बंदरगाहों से सामान, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर भेजता है, और चाबहार पोर्ट भेजने के बाद वहाँ से वो यूरोप मतलब कि मध्य एशिया और उसके बाद यूरोप पे भेजता है। लेकिन जब अब ओमान में इस प्रकार के समझौते हो जाएँगे, तो स्वाभाविक सी बात है, भारत सीधे ओमान में अपने सामान ले जाएगा, और वहाँ पर रख कर के, और उसके बाद जो ये अ, यूरोपियन देश हैं, इसके अलावा जो मध्य एशिया है, यहाँ पर भी अपने व्यापार सामान जो है वो आसानी से पहुँचा पाएगा। इसके अलावा साथियों भारत और
जो पाकिस्तान है साथियों, आप पाकिस्तान सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में चाइना एक ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रखा है यहाँ पर, जिसको हैंडल करता है। इसके अलावा एक और बंदरगाह बनाने की भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में चाइना के द्वारा एक और बंदरगाह बनाया जाएगा, जबकि भारत अभी हाल ही में जो ईरान का चबाहार बंदरगाह है, यहाँ पर भारत संचालित करता है। भारत का एक भारत खुद का निर्मित बंदरगाह है, तो भारत को एक ही है। तो दूसरे इस प्रकार से यदि ओमान से समझौता हो जाता किया गया, जब एग्रीमेंट किया गया, तो कहीं न कहीं चाइना की जो अ, विकसित करने की नीति है, जहाँ पूरे दुनिया में फैलने की जो नीति है, इस पर कहीं न कहीं एक चुनौती का सामना भारत चुनौती दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अहम समझौता माना जा रहा है। साथ ही इसके अलावा एक और चीज़ है, जो भारत और ओमान के बीच हुआ है, वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेकर के हुआ, मतलब लॉजिस्टिक एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है। हालाँकि 2018 में हुआ था। तो ओमान अकेला अकेला ही से खाड़ी देश है, यानी कि खाड़ीय देश है, जिसके साथ भारत ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया है। जैसा खबरों में हमने देखा था कि हाल ही में भारत ने किस प्रकार से रूस से लॉजिस्टिक और ये सब कराने के लिए एक समझौता किया था, यानी कि रूसी सेना, रूस के हवाई जहाज़ हैं, वो भारत के पोर्ट का इस्तेमाल कर पाएँगे, भारत की एयरफोर्स के जो हवाई अड्डे हैं, उनका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से ओमान के साथ भारत ने समझौता कर रखा है 2018 में। इसके तहत क्या साथियों कि इसमें ओमान के जो दुकम पोर्ट है, आप देख सकते हैं मैप में, दुगम पोर्ट ये आप देख सकते हैं, भारत इसको हैंडल करता है और भारत को इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि जो पोर्ट ऑफ बंदरगाह जो ग्वादर बंदरगाह है, इसके समकक्ष है, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जब जो पोर्ट ऑफ दुकम है, यहाँ पर साथियों अरब सागर और हिंद महासागर के बेहद अहम समुद्री रास्तों में से एक है। एग्रीमेंट किया गया है लॉजिस्टिक पहुँच के लिए, तो इसके लिए क्या है, भारतीय सेना जो है अपने जहाज़ों और अन्य विमानों के लिए ईंधन भरा सकता है, यहाँ पर मरम्मत और सप्लाई कर सकती है, जैसे सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकती है। तो इस प्रकार से समझौते हुए हैं, तो कहीं न कहीं भारत के लिए वास्तव में बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है। साथियों व्यापार के बारे में बात करें, तो अभी भारत और ओमान के बीच कई जो व्यापार होते हैं, हालाँकि ओमान जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, छोटा-सा देश है। भारत के मुकाबले में हालाँकि इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट शामिल जो समझौते हुए हैं, तो कितना फ़ायदा होगा तो आने वाले समय में बता पाएगा, क्योंकि यहाँ की आबादी जो है साथियों लगभग 5 मिलियन है। मतलब काफ़ी कम आबादी है, और भारत इस प्रकार के देशों से समझौता करता है, तो भारत के लिए एक जो आने वाले व्यापार हैं, यानी भारत और इनसे सहायता समझौता करके आगे के जो व्यापार हैं, जैसे यूरोप में भेजना हो और अमेरिका के देशों में जो देश हैं वहाँ पर भेजना हो, तो उनके लिए सहायता भारत को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। लेकिन ओमान के लिए बात करें, तो ओमान अभी वर्तमान में जो व्यापार होता है ओमान से, वो लगभग 8 या 80,000 करोड़ का होता है, जिसमें से 39.7 हज़ार करोड़ भारत के सामान वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा 40.6 हज़ार करोड़ का भारत वहाँ से इम्पोर्ट करता है, मतलब खरीदता है। साथ ही उसमें आप देख सकते हैं चावल, मशीनरी, जहाज, विमान के पुर्जे, एल्युमीनियम उत्पाद, खाद्य सामग्री और फल सब्जियां, मसाले, चाय, कॉफ़ी और मांस, ये जो हैं भारत के द्वारा ओमान को भेजे जाते हैं, ओमान को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं भारत इनसे कच्चा तेल, ईंधन, यूरिया, केमिकल्स, प्लास्टिक, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे पदार्थों का भारत वहाँ से आयात करता है। यानी कि दोनों देशों को लेकर के इस प्रकार के समझौते जो हुए हैं, तो इनमें कहीं न कहीं और आसानी होने वाली है। साथियों इस प्रकार के समझौते से भारत को कितना फ़ायदा होगा आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। साथियों वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी है, इसके लिए आप हमें बताएँ। वीडियो यदि आपको जानकारी भरी लगी है, पसंद आई है, तो उसके लिए लाइक कीजिएगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल और जानकारी से भरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।